Hello, dear residents. Myself, Dendra Chaudhary, and I welcome you online platform Bansal Classes Odisha. So, in the previous lecture, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ा था. चलिए यहीं से शुरू करते हैं हम. जैसा कि मैंने कहा था कि पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 अपॉन म्यू 3. ओके, और इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जर्वर is equal to differentiation of T1. It means rate of change of T1 upon mu1 plus rate of change of T2 upon mu2 plus rate of change of T3 upon and so on. जितने भी हैं सारी डिस्टेंस को आप एज ए स्लैब ट्रीट करके उन्हें ऐड करते रहेंगे. चलिए हम इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं. वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. नाउ फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश. फिश को देखना है, ऑब्जर्वर यहाँ पर बर्ड है, तो म्यू ऑब्जर्वर इज 1 इक्वल टू. नाउ व्हाट इज T1? रेट ऑफ चेंज ऑफ T1. सपोज दिस इज T1. T1 किस रेट से चेंज हो रहा है? तो T1 4 से ये पक्षीराज खुद नीचे आ रहे हैं. केवल 9 प्लस 4 यानी कि 13 से इसकी कम हो रही है, इसलिए -13. -13 अपॉन म्यू1 इज 1 प्लस T2. ये जो ऑयल की लेयर है ये अब देखो आप इंक्रीज हो रही है. ये नीचे वाली लेयर 2 से नीचे जा रही है, ऊपर वाली 4 से ऊपर जा रही है, तो दोनों की रेट दोनों 4 प्लस 2 यानी कि 6 से ये ऑयल की थिकनेस यानी कि T2 चेंज हो रही है, तो बढ़ रही है, इसलिए पॉजिटिव. और अपॉन म्यू2 इज 2 प्लस T3 रेट ऑफ चेंज ऑफ T3 2 से नीचे आ रहा है ये लेयर, और फिश भी ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से. देन 2 प्लस 2 यानी कि 4 से ये थिकनेस कम हो रही है 1 और कम हो रही है, इसका मतलब आप लगाएंगे -4 अपॉन म्यू3 इज 4/3. वेलोसिटी ऑफ इमेज बोले तो फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड इज इक्वल टू -30 प्लस 3. कितना है ये? इसका 13 दिखेगा. बर्ड को दिखेगा कि फिश -13. अब -30 मतलब क्या है? बर्ड और ये फिश की इमेज और ये इनके बीच में सेपरेशन. तो बर्ड को लग रहा है कि -13 मतलब ये सेपरेशन जो एस है वो कम हो रहा है. बोले तो इसको लगेगा फिश ऊपर आ रही. ठीक है, इसको क्या लगेगा? फिश ऊपर आ रही है. अभी -13 का क्या मतलब हुआ? What is velocity of fish with respect to bird? ds/dt. Between bird image of is s and ds/dt is velocity of fish with respect to bird. और ये हमें नेगेटिव दिया, इसका मतलब s is decreasing. इसका मतलब क्या? इसके रेस्ट अब खुद को रेस्ट पे मान रहा है और फिश की इमेज ऊपर आ रही है. इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन हो आप आराम से डील कर सकते हैं यहाँ पे. तो चलिए ये हमने रिफ्रैक्शन देखा, अलग अलग स्लैब से देखा. अब एक चीज आती है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. TIR. क्या होता है ये फिनोमिना? TIR जब होगा ये एक ही कंडीशन में होता है, व्हेन रे गोज टू rarer medium from denser medium. जब रे रेरर से डेंसर से रेरर में जाती है तब ये फिनोमिना आकार करता है. और ये कैसे आकार करता है वो भी आप देखें. सपोज कि ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है, एंड सपोज दिस इज मीडियम 1 N1 and this is N2. Okay,
तो ये डेंसर है, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेरर, ठीक है। और n1 नहीं, आप μ1 μ2 ले लें, इसको μ1 ले लें, इसको μ2 ले लें, क्योंकि आप अभी हैबिचुअल नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लेने के, आप म्यू लेने के हैबिचुअल हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप ये नॉर्मल है, ठीक है, और अब यहाँ से कोई एक रे सीधी आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो वो रे सीधी आएगी और सीधी चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा टिल्ट कर लें। अब जैसे मान लो कि आपकी रे यहाँ गिरी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो अब रेयरर में जा रही है तो रे नॉर्मल से दूर होगी, इन दिस केस आर विल बी ग्रेटर देन आई। अब आप इस आई को बढ़ाते जाइए, इतना बढ़ाइए कि आपको एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले, सपोज मैंने इतना बढ़ा दिया। अब आप आई को बढ़ाते जा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आर भी बढ़ेगा, तो आर कितना हो जाएगा, एकदम इसके पैरेलल, बोले तो 90 डिग्री। तब जो आई होगा उसको कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो थीटा सी पे अगर आप रे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो रे एकदम 90 डिग्री पे चली जाएगी नॉर्मल के साथ। लेकिन अब अगर आपका आई थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, या फिर आप थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बस आप यही लाइन ले लीजिए कि थीटा सी या फिर थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा, तो रे कहाँ चली जाएगी, अब इससे ज्यादा एक्शन तो नहीं हो सकता, तो अब वापस रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। When I is greater than theta c, then ray reflect, और इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल, मतलब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटली का क्या मतलब है, टोटली का मतलब ये है, जैसे आप अगर किसी सरफेस पे अगर कोई लाइट गिराते हैं, उसमें कुछ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, और कुछ अंदर, बट टीआईआर में ऐसा नहीं होगा। टीआईआर में अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो रे जिस एंगल पे गिर रही थी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है टोटली। ऐसा नहीं है कि कुछ अंदर कुछ रिफ्रैक्ट भी होगी कि इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, आप समझ गए होंगे। पहली बात, रे कहां से जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर, तभी ऐसा पॉसिबल है, रेयर में जाएगी तभी आपका आर जो है वाई से बढ़कर नॉर्मल से दूर होगी रे, और एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, उसको कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ तो रे अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, मान लो देयर आर टू मीडियम्स, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, और ये एयर है, तो ये डेंसर है, इसका म्यू 1 है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इन दोनों सरफेस का क्रिटिकल एंगल क्या है। तो आप क्या करो, सिंपल एक रे गिराओ इस पे और उसको 90 डिग्री इधर भेज दो, आर को कर दो 90 और आई को कर दो थीटा सी, ये नॉर्मल है। गॉट माय पॉइंट। सो यहां पर आप स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, तो μ1 is 2 sin थीटा 1 is sin थीटा c इक्वल टू μ2 is 1 एंड sin थीटा 2 is sin r यानी कि sin 90। तो यहां से sin थीटा c की वैल्यू आई 1/2 और थीटा c कितना आया 30 डिग्री।
अब अगर आपका आई 30 से ज़्यादा यानी कि 45 डिग्री हुआ, सपोज ये एंगल आपने 45 ले लिया, तो 80 से ज़्यादा है तो रे अंदर 45 पे ही जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ओके, तो अब यहां पर हम बात करते हैं पहले डेविएशन की। डेविएशन कितना होगा? डेविएशन के दो केसेस हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन थीटा सी है तब डेविएशन कितना होगा, और इफ एंगल आई इज इक्वल टू थीटा सी तब डेविएशन कितना होगा, और आई इज ग्रेटर देन थीटा सी तब डेविएशन कितना होगा। तो पहले तो आई लेस देन थीटा सी, तो आई लेस देन थीटा सी में क्या होगा कि रे आपकी, आप देख सकते हैं दिस डायग्राम, ये लेस देन थीटा सी था ये वाला, और रे इधर गई, तो जाना तो इधर चाहती थी सीधा इस डायरेक्शन में, पर इधर मुड़ गई, तो दिस इज डेविएशन। तो डेविएशन क्या होगा, दिस एंगल इज आई, देन दिस इज आल्सो आई, डेविएशन विल बी आर माइनस आई। डेविएशन क्या होगा, माइनस आई, डेविएशन डेल्टा इज आर माइनस आई। और आई जब थीटा सी के बराबर हो जाएगा तो वो 90 डिग्री पे चली जाएगी, आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तब डेविएशन हो जाएगा पाई बाई टू माइनस आई, या फिर पाई बाई टू माइनस थीटा सी। ओके, लेकिन जब आर ग्रेटर देन थीटा सी होगा तब रे क्या होगी, टोटली अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे ये रे से आ गई तो जाना तो सीधा चाहती थी, दिस एंगल इज आई, ये भी आई है, तो ये हुआ डेविएशन, और ये कितना होता है पाई, तो डेविएशन विल बी पाई माइनस 2i। ओके, तो यहां पर अब हमें ग्राफ बना डेविएशन और ऑफ इंसिडेंस के बीच में। डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, ठीक है। उसके बाद डेविएशन इज आर माइनस आई। अब आप इसका रिलेशन निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ कर्व बनेगा यहाँ पे, और ये इस प्रकार से ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया सपोज क्रिटिकल एंगल, जब आई किसके बराबर हो गया, थीटा सी के, और थीटा सी के बराबर हो जाता है तब डेविएशन कितना हो जाता है, पाई बाई टू माइनस थीटा सी, डेविएशन पाई बाई टू माइनस थीटा सी, क्रिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता है। अब जब आई आपका थीटा सी से ज्यादा होगा तब डेविएशन कितना होगा, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i आप देख सकते हैं ये डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंस, और एंगल ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। ओके, तो ये यहां से शुरू होगा इससे, और उसके बाद डेविएशन ऐसा रहेगा सीधा नीचे, और वापस जब आप ये आपका आई जब कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई टू को पाई बाई टू रख दें, डेविएशन कितना हो जाएगा 0। जब आई को आप थीटा सी रखेंगे तब ये कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा सी, पाई माइनस 2 थीटा सी। ठीक है, तो ये डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का कर्व। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि जब ये मैंने दोनों ही अभी ब्लैंक छोड़े हुए हैं, यहाँ पर किसी को भी डार्क नहीं किया, तो कौन सा डेविएशन इसमें पॉसिबल है, पाई माइनस 2 थीटा सी पॉसिबल है या फिर पाई बाई टू माइनस थीटा सी। तो आप हमेशा ध्यान रखना पाई बाई टू माइनस थीटा सी ही पॉसिबल है,
ये ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक रहेगा, मतलब पाई माइनस 2 थीटा सी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा सी कब होगा? जब आपका आई ग्रेटर देन, आई तो ग्रेटर देन थीटा सी है, ठीक है, उसमें मैंने ठीक है आई को जस्ट थीटा सी लिया तो पाई माइनस 2 थीटा सी आया, बट आई ग्रेटर देन थीटा सी पे टी आई आर होगा और उसमें ये डेविएशन मिलेगा। आई इक्वल टू थीटा सी पे तो डेविएशन आपका वो 90 डिग्री पे चला जाता है आर, और डेविएशन आर माइनस आई, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कर्व है ये कर्व ग्रेटर देन थीटा सी के लिए है। मैंने हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आई को थीटा सी रखा ताकि एक स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि फाइंड द ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट देयर आर टू एंगल ऑफ डेविएशंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से कहाँ तक होंगे जिसके लिए दो डेविएशन पॉसिबल हो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे आप इस डेविएशन की बात करते हैं, सपोज दिस इज डेविएशन डेल्टा, तो ये जो डेविएशन है इसके लिए दो एंगल इंसिडेंस है, दिस इज I1, ठीक है। तो यहां पर भी देख सकते हैं आप, इसके लिए भी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, लेकिन इससे ऊपर जो डेविएशन हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही एंगल ऑफ डेविएशन पॉसिबल है। तो डेविएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा सी एंड लेस देन पाई माइनस 2 थीटा सी, इसमें जो भी डेविएशन है उनके लिए देयर आर सिंगल वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, उनके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, और डेविएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, इस ये यहां से हटा दें, इसके लिए डबल हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, इनके लिए देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो ये था TIR का एक जनरल आपके लिए। अब इस क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज कि यहां तक कोई लिक्विड भरा हुआ है, सपोज 2, बाहर एयर है 1, और यहां पर इसके बॉटम, यहां पर एक पॉइंट सोर्स है, पावर का पॉइंट सोर्स, एंड दिस हाइट इज 10 मीटर। अब क्या हो रहा है, पी से लाइट्स आ रही है बाहर, ठीक है। तो ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है ये, अब वो क्या कर रहा है कि उसके ऊपर डिफाइंड रेडियस ऑफ ओ पॉइंट पे, प्लेस डेट पॉइंट ओ so that no light can access. यहां पर वो एक डिस्क रख रहा है और वो पूछ रहा है डिस्क की रेडियस कितनी हो कि कोई भी लाइट एस्केप ना करे यहां से। तो भैया इसका ये है इसका क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और थीटा सी हमने अभी देखा, इसका थीटा से 30 डिग्री।
तो क्रिटिकल एंगल से तो अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो उसके बाद तो अपने आप अंदर चली जाती है लाइट, इसके बाद इधर चलेगी। तो क्रिटिकल एंगल तक लाइट की इस प्रकार से ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। तो आप ऐसा करो, यहां से लेके ये जो है इतनी रेडियस की एक डिस्क इसके ऊपर रख दो। ये वाली लाइट बाहर जा रही थी वो नहीं जाएगी, ये भी एलिमिनेट होगी बाहर जाने से, क्योंकि आपने डिस्क रख दी ऊपर। तो रेडियस हुई, रेडियस इज वेरी सिंपल, दिस एंगल इज 30, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, और ये 10 दिया हुआ है, तो 10 30 r by 10 and 10 30 is 1 3 r by 10 radian by root 3। ओके, अब ये भी पूछ सकता था आपसे कि इफ डिस्क इज नॉट प्रेजेंट, नॉट, then find fraction of energy SK पर सेकंड, कितने का फ्रैक्शन बाहर जा रहा था। तो अब देखो यहां पर ये अगर डिस्क नहीं होती तो ये प्लेन एंगल 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो ये कोन बन रहा है, उस कोन में जितनी एनर्जी जाती इस कोन, तो इस कोन का cos 30 यानी कि 2 पाई 1 माइनस रूट 3 बाई 2। ओके, तो ये सॉलिड एंगल है। अब हमको पता है कि 4 पाई में कितनी पावर पर सेकंड, तो इस सॉलिड एंगल में कितनी जाएगी, तो P अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस रूट 3 2, इतनी एनर्जी इस कोन में जाएगी पर सेकंड। ये एनर्जी एस्केप, इसके आगे सारी एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एस्केप नहीं करेगी। गॉट माय पॉइंट? तो ये TIR का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। और भी इसके काफी एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको भेज दूंगा, आप उनको सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा ऑप्टिकल फाइबर वगैरह पे। तो ये हमने देखा TIR। तो अब हमने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन देख लिया है, और अब हम कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन देखेंगे। सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, और इसी में अब हम लेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी शीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत आसान है। कर्व जब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस कह लीजिए, चाहे आप इसको स्फेरिकल सरफेस कह लीजिए, ये बात है। चलिए मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये एक स्फेरिकल पोर्शन है, और इधर कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। दिस इज सपोज μ1 एंड दिस इज μ2, और इसमें ये स्फेरिकल पोर्शन, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। एंड अब इस पॉइंट को कहा जाएगा
ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर पोल नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। एंड सपोज, अब इसकी इमेज हम कैसे बनाएंगे, देखो, तो यहां से रे आ रही है, सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहां से कुछ ऐसे चली गई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके, एंड दिस पॉइंट इज सी। अब ये सारी डिस्टेंस हम यहां से मेजर करेंगे, और ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, एंड दिस इज आर, और यहाँ इमेज बन रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक रे सीधी आएगी, वो भी यहाँ मिलेगी इसको, और ये रे रिफ्रैक्ट होकर ये भी यहाँ मिलेगी, दिस इज V एंड दिस इज U, ठीक है। तो पहली बात, इसका अपर्चर बहुत छोटा है, ये जो आपने कर्व्ड सरफेस लिया इसका, तो जितने भी एंगल हैं वो बहुत छोटे हैं। यहाँ पर यूं समझो कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस, सब कुछ क्या है, नियर नॉर्मल इंसिडेंस, एंड अब इसमें हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये ओ और ये सब, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये लगभग एक ही जगह पर है, तो उन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड दिस एंगल इज आर, दिस इज आई, तो पहली इक्वेशन तो हमारी बन जाती है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह बहुत छोटे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं μ1 tan i इंटू tan r, ओके। तो ये एक इक्वेशन तो हमने लिख ली। अब V में, R में और U में हमको इसका रिलेशन चाहिए, सो suppose this angle is alpha, this is beta and this is gamma, तो यहां से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई, अल्फा प्लस बीटा इज आई, एंड यहां से आप देखें बीटा, ये बीटा है, दिस विल बी पाई माइनस बीटा, एंड पाई माइनस बीटा प्लस गामा, आर प्लस गामा, तो पाई माइनस बीटा प्लस आर प्लस गामा, दिस इज आल्सो पाई। तो यहां से एक रिलेशन मिला मुझे, गामा माइनस बीटा इज आर, गामा माइनस बीटा इज आर।